हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो सेंटअप का एग्जाम हुआ मैथ का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड में पूछने वाला है, तो इसलिए ये रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, चलते हैं, देखते हैं, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो चलिए पहले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य सब्जेक्ट है, तो हम लोग आज ऑब्जेक्टिव का डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल है, जरा देखा जाए। पहला सवाल क्या कहता है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताएं। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग जानते हैं। 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 625 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, पचे 25 से 125, पचे 625, यानी कि 5 ये 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात हो गया 1 2 3 4, 5 का पावर 4, अर्थात 5 का घात हो गया 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है बच्चा? हम लोग सब जानते हैं कि P बाई क्यू यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना बहुत जरूरी है कि इसका अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, और Q में 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के जैसा होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 के पावर n 5 के पावर n की तरह है, इसमें भी वैसे ही है। लेकिन ये अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर हमारा दिख रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये डी, इसमें अगर हम काटते भी हैं इसको तो 3 पचे 15, 1 3 तो यहां रख जाएगा एक कटने के बाद, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब 2 के पावर n 5 के पावर m की तरह दिख रहा है, लेकिन यहां पे 3 कटने के बाद 1 3 बच जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दूसरा का डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल लिखा है x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग इसको बना लेंगे। तो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के रूप में, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये गुना होगा 2x स्क्वायर, 5 में माइनस 5 में x से हुआ तो माइनस 5x माइनस 3। और यदि इसके रूट्स अल्फा बीटा होते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चा? c बाई ए, और c का वैल्यू यहां -3 और a का वैल्यू है 2, -3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल √2 हो तो k का मान ज्ञात करें। तो हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी समीकरण का यदि कोई मूल होता है तो वो समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात x के जगह हम अगर √2 रख दें तो इसको संतुष्ट कर देगा, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से k का वैल्यू निकल जाएगा मेरा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू के बच जाएगा, और √2 इंटू 2 क्या होता है? 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ 2 के बराबर ये 2 में से 4 गया तो -2, उधर गया तो +2, 2 से 2 कट करके आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? यदि बहुपद px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा बच्चा? अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, -b/a, और माइनस b के जगह यहाँ पे q है तो q, और a के जगह p है तो -q/p, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा -q/p। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, -q/p। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये जो वैल्यू है सेक 60 डिग्री +1 सेक 60 डिग्री -1, तो सेक 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 2 होता है, तो 2 + 1, और सेक 60 का वैल्यू यहां भी 2 और -1, 2 1 3/1 यानी 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा 3 हो गया।
नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तर चाहिए। तो हम लोग जानते हैं विभक्तर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू -4 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो आंसर हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूना 8 तिया 24, यानी ऑप्शन नंबर हमारा -8 किस में आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर, -8। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करता है, डी पे। डी यदि 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। डी ग्रेटर देन यदि 0 होता है तो मूल वास्तविक एवं डिफरेंट होते हैं, और जब डी लेस देन 0 होता है तो कोई वास्तविक हल नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका डी निकालते हैं। तो डी बराबर इसका हो जाएगा, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 1 16, यानी 0, यानी d बराबर 0 हो गया। तो रूट्स इसके हो जाएंगे वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और समान। डी चूंकि इसका क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 9th कहता है निम्नलिखित में कौन इसका मूल है। मूल कौन होता है, जो इसको संतुष्ट करता है। तो ये 4 इसको संतुष्ट नहीं करेगा, 3 कर रहा है, 3 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस यहां पे ये ऑप्शन नंबर संतुष्ट कौन कर रहा है, ये सी, ऑप्शन नंबर सी इसको संतुष्ट कर रहा है। 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 -3 यानी 0, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसको निकाल भी सकते हैं हम लोग, 3x² माइनस 3 है बराबर 0, तो x² बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर आंसर हो जाएगा +-1। तो +1 नहीं दिया है, -1 दिया है, तो एक मूल पूछा है तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक में यहां पे दिख रहा है √5 और 125 को लिख सकते हैं 5√5, फिर 5 √5 में √5 से गुना होगा तो हो जाएगा 5, और ये 5 × 5 = 25, ये एक परिमेय संख्या है। बाकी ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है। इसका वर्गमूल 7 तो हो जाएगा लेकिन √7 रह जाएगा, ये √15 हो जाएगा, ये √35 हो जाएगा, अर्थात इसी का आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक परिमेय संख्या को दर्शाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड चेक करते हैं हम लोग पहला से, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 5, ये तो नहीं होगा, 3 तिया 9 तिया 27, ये हुआ 27 और 27 दूना 54, यानी 54 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण जिसका घात 1 होता है, तो यहां घात 1 है, x का अधिकतम घात 1 होता है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी रैखिक समीकरण हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये सभी रैखिक समीकरण नहीं होंगे। यहाँ x कट जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी x² 2x कट जाएगा, बचेगा 1 = 2, वहां भी x² कम जाएगा, x² में रह जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रैखिक समीकरण है। 13 में लिखा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जिसका घात अधिकतम 2 होता है। तो अधिकतम घात 2 हमारा किस में मिल रहा है बच्चा, ये देखा जाए, x² - 4 हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो x² - 4 -5 = 0, यानी इसका अधिकतम घात 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है लेकिन कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि समीकरण इतना के वास्तविक मूल हो तो के का मान। तो हम लोग जानते हैं किसी भी समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं कब, जब d बराबर 0 होता है या d 0 से बड़ा होता है। तो एक साथ ले लेंगे हम इसको, तो d या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा कंडीशन कि मूल वास्तविक होंगे, और d मतलब b² - 4ac। तो b² बोले तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है k और इंटू c का वैल्यू है -2, ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो हो गया 6 × 6 = 36, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 के ग्रेटर देन होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए,
और 8k का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए। प्लस में 36 उधर गया, माइनस में 36, यहां कट जाएगा 4 दूना 8, 2 चौके 8, ये हो जाएगा हमारा 2 चौके 8 और यहाँ 18 दूना, ये 9 चौके 36, 9 चौके 36, यानी k का ग्रेटर देन वैल्यू होना चाहिए, k का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2 होना चाहिए, यानी -9/2 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, -9/2। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल कहता क्या है? नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल 2 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल यदि हम लोगों को पता है तो वह बहुपद हमारा योगफल दिया -3, यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया -3 और माइनस पहले से है तो +3x और अल्फा इंटू बीटा मतलब हमारा 2 है गुणनफल। तो हम जैसे ही इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, युग्म समीकरण इतना और इतना का हल है, कितने हल है? तो हम लोग जानते हैं हल डिपेंड करता है a1/a2, b1/b2, c1/c2 पर। तो यहां हम लोग चेक करते हैं, a1 के जगह 1 है तो 1/b1 के जगह 3, 1/3 आया। b1 के जगह 2 है और b2 के जगह 6 है तो ये भी आ गया 1/3, और c1 के जगह 3 है और c2 के जगह 9 है तो ये भी हो गया 1/3, अर्थात हमारा आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और हम लोगों को पता है कि जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो इसके अनगिनत हल होते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनगिनत हल होंगे इसके। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, x बराबर 9 का आलेख सरल रेखा होता है। x बराबर 9, y कुछ भी करते जाओ x बराबर 9 होगा, अर्थात x के परपेंडिकुलर होगा, और x के परपेंडिकुलर तो y के समांतर होगा, तो y h के समांतर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 17 का बी, x बराबर 9, y h के समांतर रेखा होगा। नेक्स्ट सवाल कहता है 18, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में जिसका सार्वंतर समान हो जाएगा। तो यहां बाबू अंतर सेम नहीं हो रहा है, यहां अंतर सेम नहीं हो रहा है, यहां अंतर सेम नहीं हो रहा है, यहां अंतर सेम हो रहा है। 2a में से a गया तो बचा a, 3a में से 2a गया तो a, 4a में से 3a गया तो a, अर्थात ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समांतर श्रेणी में। अब आगे बोला इसका सार्वंतर चाहिए, तो सार्वंतर हम लोग जानते हैं कि बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद होता है सार्वंतर। तो बाद वाला 50 को लिख सकते हैं 5√2, 5 × 5 = 25 दूना 50। 18 को लिख सकते हैं 3√2, 3 × 3 = 9 दूना 18, 3√2, 5√2 में से 3√2 गया तो 2√2 बचा, ऑप्शन नंबर बी 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, यदि 5 a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में तो a + b का मान क्या होगा? तो हम लोगों को पता है कि कहीं से भी दो लगातार टर्म को जोड़ने पर हमारा आंसर सेम होना चाहिए। मतलब ये भी हम कह सकते हैं बाद वाला माइनस उसके पहले वाला, सार्वंतर यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, 11 - b ये दोनों सेम होना चाहिए, तो a + b चाहिए, तो ये इधर कर देंगे तो +b और ये इधर कर देंगे तो 11 और 5 16, यानी a + b का वैल्यू हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी, इसका डी हो जाएगा आंसर। आगे लिखा है समांतर श्रेणी इतना का 8वां पद निकालें। तो हम लोग किसी भी श्रेणी का समांतर श्रेणी का 8वां पद पढ़ते हैं, a + 7d, d का वैल्यू यहाँ पे कितना है बाबू? 18 में से 21 गया तो -3, 18 से 21 घटाओ -3 तो -3, 7 × 21 में से 21 गया 0, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 22वां नंबर का कहता है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 26 है? तो 26वां पद हमको चाहिए, तो हम पहले देखना चाहिए, फर्स्ट टर्म हमारा है 2 और कॉमन डिफरेंस है 3, तो 26 कौन सा पद हो जाएगा? तो a + n-1 × d बराबर 26 दिया हुआ है, nवां पद मान लिए, तो यहां से n - 1 का जो वैल्यू आएगा
यहां से 2 घटेगा, 26 में से 2 गया तो 24 और 3 से भागा लगेगा तो हो जाएगा 8 और ये माइनस में उधर गया प्लस में, n बराबर 9वां पद। 9वां पद हमारा हो जाएगा 26। 9वां पद क्या होता है? a प्लस 8d और d का वैल्यू 3, 8 24 और 2 26, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, 22 का बी। नेक्स्ट 23वां सवाल पर चलते हैं। 23वां कहता है प्रथम 9 विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल, तो विषम संख्या होता है 1 3 5 7 ऐसे करके 9 तक का जोड़ चाहिए। हम ये एपी से निकाल लोगे और एक फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का जोड़ जो होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का जोड़ n स्क्वायर होता है, तो प्रथम 9 विषम संख्याओं का जोड़ हो जाएगा 9 के स्क्वायर, यानी 9 के स्क्वायर हो जाएगा 81। नेक्स्ट सवाल कहता है, 24वां सवाल कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn हो तो t2 का वैल्यू निकालो। तो यहाँ n की जगह 2 रख देंगे तो 2 दूना 4 प्लस 5 9, 2 दूना 4 5 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, यदि बहुपद इतना के शून्यक -2 और 3 हो तो a और b का मान चाहिए। इसके 2 शून्यक दे दिए गए हैं, -2 और 3, तो -2 और 3 दिया गया, तो a और b का मान हम लोगों को चाहिए। तो -2 रखने पर ये 0 होना चाहिए और 3 रखने पर भी 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले -2 रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ -2 रखेंगे तो -2 इंटू a प्लस 1 और प्लस b बराबर 0 होना चाहिए, अर्थात यहाँ से b का जो वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू ये यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दूसरा इक्वेशन में रख देंगे तो b बराबर हो जाएगा, माइनस में उधर गया प्लस में 2a प्लस 2 और ये प्लस है तो माइनस गया 4, यानी हो जाएगा b बराबर 2a माइनस 2। एक बार 3 रखेंगे, ये 2 रखने से आया, अब एक बार 3 रखेंगे तो 3 रखने पर क्या आता है, चलिए देखते हैं। 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3a प्लस 3 हो जाएगा प्लस b बराबर 0 होना चाहिए, और यहाँ से 3a रहने दिए और 3 और 9 9 3 12 हो गया, और b का वैल्यू हम लोग जो यहाँ निकाल चुके हैं यहाँ पे रख देंगे, 2a माइनस 2 बराबर 0 होना चाहिए। 2a और 3a हो जाएगा 5a और 12 में से 5 गया तो बचेगा, 12 में से 2 गया तो 10, 10 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, और ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो a बराबर -2, और a बराबर जब -2 रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा -4 और -2 -6, यानी a बराबर -2 और b बराबर -6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, -2 -6, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। -2 और -2 और -6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है यदि बहुपद px का 1 शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड होगा। x बराबर 2 इसका शून्यक है तो x माइनस 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये हमारा गुणनखंड प्रमेय 9th वाला है, तो x बराबर 2 इसका शून्यक है तो x माइनस 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। 27वां सवाल कहता है कि 5x माइनस 2y बराबर -8 है का एक हल कौन है। तो एक हल हम लोग रख करके देखें, जो संतुष्ट करेगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बराबर बाबू हम 2 रखते हैं तो 5 दूना 10 और y बराबर 5 5 दूना 10, ये नहीं होगा। -2 रखेंगे तो -10 होगा और ये भी नहीं होगा। x बराबर 0 रखे तो y बराबर भी नहीं होगा। x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर 4, तो -8 लाना हम लोगों को। तो ये रख करके देखते हैं, -2 तो -10 और +2, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे आंसर हो जाएगा, 5 गुने -2 गुने y का वैल्यू -1, x का वैल्यू और y का वैल्यू रख करके देखेंगे, जो संतुष्ट करेगा वो हमारा आंसर होगा। क्या हो गया, -10 + 2 यानी -8, यानी -8 लाना था, इसको संतुष्ट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 28वां सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर स्थित है। तो x बराबर 3 है, y कुछ भी हो सकता है, तो इसमें से सभी है। x बराबर 3 है सब में, x बराबर 3, y का मान कुछ भी रहे, x बराबर 3 के ग्राफ पर आएगा ही आएगा। x बराबर 3 होना चाहिए, y कुछ भी रह सकता है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, 28 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 29वां सवाल कहता है समांतर श्रेणी इतना के लिए
A30 माइनस A20 का मान चाहिए। तो A30 माइनस A20 का वैल्यू, तो A30 हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस 29 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस इसमें भी फर्स्ट टर्म और 20 में से एक जाएगा तो 19 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे यहां से ए कट जाएगा, बचेगा 29 डी माइनस 19 डी, बचा 10 डी और 10 इंटू डी का वैल्यू हम लोग को यहां से पता है कितना है बाबू, 5 है। तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50, यानी इन दोनों का अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50। A30 माइनस A20 बराबर 50 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है 30वां, दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि समपाती रेखा हो तो उनके हलों की संख्या बताए। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समपाती हो जाती है अर्थात अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को काट रही है तो उनके अनंत हल होते हैं। उसके कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि कोइंसाइड कर जाए, इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इज कोइंसिडेंट लाइंस, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा अनगिनत हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, संपाती माने एक दूसरे पर आ जाना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है, 31 कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एक का भुजा x माना, दूसरे का y माना। तो पूछा क्या, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो x बटा y चाहिए तो इसको रूट में इधर भेज देंगे, इधर स्क्वायर में है इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो भुजाओं का जो अनुपात हो जाएगा 196 का वर्गमूल 14 होता है, 169 का 13 होता है, तो 14/13 यानी दोनों भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 14:13। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल कहता है tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 32 का बी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 33वां सवाल कहता है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इतना हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अभी हम लोग देखे कि भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बोला था 4 चौके 16 और 9 9 81। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81, भुजाओं के वर्गों के अनुपात, तो इसका वर्ग करेंगे तो 16:81 आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है 34वां सवाल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना हो तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी वही होता है। संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके वर्गमूलों का। तो इसका 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5। ये तीन सवाल एक ही जैसा दिया तो इसका आंसर हो जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल कहता है सेक स्क्वायर 45। तो सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू √2 होता है, वर्ग कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर 45 का वैल्यू भी √2 होता है, वर्ग कर देंगे। तो √2 का वर्ग 2 और यहां भी 2, 2 और 2 4। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज XYZ में PQ/XY बराबर है PR/XZ। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप कब हो जाएंगे, यदि एक त्रिभुज ABC है, ये एक त्रिभुज PQR है PQR और दूसरा त्रिभुज XYZ। अब इसमें PQ रेशियो ये दिया और ये रेशियो ये दिया, बराबर दिया गया है PR, ये रेशियो ये बराबर दिया गया है, इसको नहीं दिया, ये दोनों बराबर दिया है। तो हमारा जो एंगल P होना चाहिए और एंगल X के बराबर होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो एंगल P बराबर एंगल X यानी ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंगल P और X बराबर होना चाहिए। दो कोण, दो भुजाएं और उसके बीच के कोण यदि आपस में दो भुजाएं समानुपाती हो, उसके बीच का कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं साइड एंगल साइड से। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रम से इतना हो, यदि PQ 10 हो तो AB किसके बराबर होगा। तो परिमापों का अनुपात जो होता है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात वही होता है जो उनके भुजाओं का अनुपात होता है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप है 36 और त्रिभुज PQR का अनुपात है 24। तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो इसके भुजा लेंगे AB
तो इसका लेना होगा पी क्यू। ये बराबर होना चाहिए, परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो यहां से कट गया 12 3 36 और 12 दूना 24। यहां से 3/2 और ए बी हम लोग को चाहिए, तो ए बी को ए बी रहने देंगे और पी क्यू दिया हुआ है कि कितना है पी क्यू 10, तो यहाँ 10 रख देंगे, कट जाएगा 5 टाइम्स 5 इधर आकर के 15 बन जाएगा, यानी कि ए बी बराबर 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट कहता है ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप है, कोण ए बराबर 47 है तो और कोण आर बराबर 73 है, तो कोण बी चाहिए। ए बराबर पी होता है तो कोण पी भी हो जाएगा 47। फिर कोण आर, आर बराबर 73 दिया, यानी कि सी भी 73 हो गया। तो ए है 47 और सी है हमारा 73, क्योंकि आर के बराबर हो जाएगा। ए है 45 और सी है 73, तो ये हमारा आंसर बी जो होगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम होगा। तो 47 और 73 जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 बचा 1, ये 7 3 10 के 0 बचा 1 और 7 4 11 1 12, 120 यानी 60, यानी कोण बी का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 60 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, 38 का बी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल कहता है 39वां सवाल कि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप है। ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है तो क्यू आर का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका लेंगे ए बी, इसका लेंगे ए बी, तो इसका लेंगे पी क्यू। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं समानुपाती होती है, इसका ए बी लिया तो इसका पी क्यू लिया, फिर उसका बी सी लेंगे क्योंकि दिया हुआ है उसी में रिलेशन लाएंगे, इसका बी सी लेंगे तो इसका क्यू आर लेना होगा। ए बी नहीं पता है, रख देते हैं। पी क्यू का वैल्यू दे दिया है 2ab, तो पी क्यू के जगह पे हम लोग लिख देंगे 2ab और बी सी दिया हुआ है 7, क्यू आर निकालना है। ए बी से ए बी कट गया, क्यू आर इधर गया 2 इधर गया, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 7 दूना 14। क्यू आर का जो वैल्यू हो गया 14 हो गया। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल कहता है 40वां सवाल कि त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में एबीसी में एडी लंब दिया गया है बीसी पर, एडी बराबर बीडी है, एडी बराबर बीडी है, ये 8 है, ये भी है और ये भी है, और बीसी 23 है, तो ये पूरा 23 दे दिया है, ये पूरा 23 दिया है, तो ये 8 है और ये 23 होने के लिए घटा करके देखेंगे 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो कहता है AC का मान चाहिए, AC का मान चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, ये 90 डिग्री का डाला हुआ है, तो कर्ण बराबर ये कर्ण हो गया इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 15 के 225 और 64 और 225 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289 और 289 होता है किसका 17 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 289, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बोला किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर, उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो व्यास को हम लोग लिख देंगे, यहां से हम लोग पाई डी, वृत्त की परिधि को पाई डी भी लिख सकते हैं, 2r माने डी। वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 अधिक है, तो व्यास डी है और उससे 12 अधिक कर देंगे, यानी 12 जोड़ देंगे तो उसके बराबर है। तो कहता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो इसको हम लोग जब इधर करेंगे तो डी कॉमन लेने के बाद इतना हो जाएगा बराबर माइनस में ये हो जाएगा, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, पाई डी माइनस डी बराबर 12, डी कॉमन लेंगे तो पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 12, तो डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 12 गुने 7 और यहाँ 7 दूने 14, 22 में से 14 गया तो 8, 22 में से 14 गया तो 14 26 2 22 6 2 8 8
8 बचा, यानी व्यास जो हो गया वो हो गया 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 7 21/2 व्यास हुआ तो 21/4 हो जाएगा उसकी त्रिज्या। व्यास से आधा होता है तो 21/4, 21/4 पॉइंट में दिया है तो 5 चौके 20। कहां गड़बड़ हुआ, चलिए फिर से देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि 2πr, उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो व्यास है 2r, उससे 12 अधिक है तो इतना कर दिए। अब हम इसको इधर कर लेंगे तो 2r कॉमन हो जाएगा इसको इधर ले जाने पर, और पाई का मान 22/7 माइनस में 1 हो जाएगा बराबर 12, यानी 2r गुने यहां से करेंगे तो 22 - 7/7 बराबर 12, यानी 2r बराबर 12 गुने 7/7 गया इससे तो 15 7 7 5 12 15 बचेगा, यहां से कट गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, यहां हो गया 7 2 से कट गया 2 दूना 4, 7 दूना 14/5, 5 दूना 10 बचा 4, 8 बचे 40, 2.8। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 2.8। नेक्स्ट है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर इतना है और उनके परिधियों का अंतर 20 है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि माना कि पहले की त्रिज्या r1 है, दूसरे की त्रिज्या r2 है और उसके परिधियों का अंतर दिया हुआ है, यानी 2πr1 - 2πr2, दोनों के परिधियों का अंतर दिया हुआ है 20, तो यहां से हम लोग 2π कॉमन लेंगे और बचेगा r1 - r2 बराबर 20, यहां से कट करके आ जाएगा 10, यानी r1 - r2 का जो वैल्यू आया वो आया 10/π। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब कहा वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 120 है, तो क्षेत्रफल का अंतर माने πr1², पहला का क्षेत्रफल माइनस दूसरा का क्षेत्रफल, इसका अंतर दे दिया है 120, तो 120 रख देंगे, कॉमन लिए पाई और r1² - r2² बच जाएगा बराबर 120। पाई r1 - r2 r1² - r2² भी लिख सकते हैं r1 + r2 इंटू r1 - r2 बराबर 120, और पाई के पाई रहने देंगे, r1 + r2 चाहिए, कहा है तो त्रिज्याओं का योग चाहिए था, त्रिज्याओं का योग मैंने r1 + r2, और r1 - r2 निकाल चुके हैं 10/π, 10/π बराबर 120। ये पाई से पाई कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, यानी कि दोनों के त्रिज्याओं का योग जो आया वो आया 12, दोनों के त्रिज्याओं का योग कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 44 का था बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 5 हो तो P किसके बराबर है। तो दोनों के बीच की दूरी हम लोग जानते हैं x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस P - 0 का होल स्क्वायर बराबर 5, वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे P² का वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 - 3 का स्क्वायर 9, तो 16, 16 का वर्गमूल 16 का P² बराबर 16, तो P बराबर +-4, यानी +-4, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखा, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो πr1² और πr2² बराबर 25/49। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल हमारे अनुसार ये होगा, इसके अनुसार ये होगा, पाई पाई कट गया, स्क्वायर इनमें से कॉमन लेकर रूट में भेज देंगे, स्क्वायर कॉमन लेकर उधर रूट में भेजेंगे तो 5/7, 5/7, 5/7, ऑप्शन नंबर सी, 5:7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल 46वां सवाल कहता है, 46 नंबर कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और कहता है P बिंदु से, वृत्त के बिंदु P से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी एक स्पर्श रेखा PT खींचा जाता है। P से PT स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो हम लोग जानते हैं इसकी लंबाई दे दिया है 12, P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो कहता है O का OT, ये OT चाहिए, तो ये तो कर्ण हो गया, 90 डिग्री होता है क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, तो 5 12 तो ये कितना हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर बी 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहा है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात
15 है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वर्ग कर देंगे 25 के 200, 15 के 225 और 7 के 49, बस वर्ग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 47 का सी। 48 देखा जाए, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? फिर से वही सवाल, कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, यहां से यहां 5 सेंटीमीटर दूर है और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो त्रिज्या 3 हो जाएगा, ये 90 हो जाता है, तो 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 49वां सवाल कहता है कि साइन स्क्वायर 90, तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 0, तो 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50वां सवाल, आज का लास्ट सवाल हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल आएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, जिससे पी आर एस 120 डिग्री का है तथा पी क्यू आर 60 डिग्री का है, पी क्यू आर एस 60 डिग्री का है। तो क्यू पी आर का मान चाहिए, क्यू पी आर का मान चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि बहिष्ठ कोण दो सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है, तीन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 कब आएगा? ये 60 है तो ये 60 होगा, तब जोड़ करके 120 आएगा, यानी कि कोण पी का जो मान होगा, क्यू पी आर का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा हो गया आंसर। बाकी का 50 क्वेश्चन और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।